नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हमारे बगल में एक शख्स देख रहे हैं। इस शख्स का नाम रंजन है और फेसबुक पर रंजन द यादव के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही द सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक भी हैं और यह संगठन समाज के उन अंतिम तबकों के बीच में जाकर निस्वार्थ भाव से काम करती है जिन्हें शायद मदद का कोई दूसरा आसरा न हो। कभी यह रक्त की जरूरत महसूस करने वाले मरीजों को रक्त भी दान करने का काम करती है, और कभी जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं या समाज के अंतिम तबके के लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो पूरा एक्टिविस्टों का एक समूह है। और इनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी है। समाज में हर वर्ग के लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, समानता मिले, और जो असमानता की खाई है उसको पाटने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इनसे हम वर्तमान राजनीतिक विषयों पर भी बात करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में जातियों को लेकर जो चर्चाएं चल रही है और क्रीमी लेयर बनाने की चर्चा चल रही है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे जो समाजवादी विचार है वो आज के समय में कहीं राजनीतिक पार्टियों के गोद में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीन में धरातल में वो उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टीपी वॉइस पर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, जब आप समाज के अंतिम तबके के बीच में जब काम करने के लिए जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि समाजवाद के नाम पर जो बनी हुई वर्तमान पार्टियां हैं, जो अपने आप को जयप्रकाश नारायण और लोहिया के शिष्य के रूप में प्रचारित करते हैं और उनकी बातों को कहते हैं कि हम समाज में समाजवाद लाएंगे, तो उन्होंने सही तरीके से काम किया, वो जमीन पर उतरा। अंतिम वर्ग के लोग आपको क्या बताते हैं? नहीं, सबसे पहली बात कि जो समाज के पिछड़ गए हैं लोग, और पिछड़ गए हैं, भारत के 95% लोग तो पिछड़े हुए हैं। आज भी 80 करोड़ लोगों को चावल दाल और ये सरकार दे रही है। सरकार का डेटा ही है कि हम इतने लोग पिछड़े हुए हैं अभी, और उतना विषय वस्तु दूर नहीं जाना है हमें। सबसे पहला सवाल आपका यह है कि लोहिया के विचार से बनी पार्टी, जयप्रकाश नारायण के विचारों से बनी पार्टी, क्या उनकी बातों को समाज के जो पीछे के लोग हैं, जो उनके वोट बैंक भी हैं पार्टियों के, तो क्या वे समझते हैं इन पार्टियों के बारे में और यह महसूस करते हैं कि ये पार्टी के जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, हमारे लिए फायदेमंद है? इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि जो लोहिया के विरुद्ध में या जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध में पार्टियां हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि समाज के जो पीछे लोग हैं उनकी बात करें? क्या मान लिया कि एज ए रंजन यादव मैं समाजवादी हूँ, तो हमारी हिफाजत करना क्या सिर्फ लोहिया के जानने वाले लोगों की ही जिम्मेदारी है? नहीं, सत्ता में जो भी बैठा हुआ है उसकी एक जवाबदेही है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेही है। यह नहीं कि मैं कहता हूं कि समाजवाद जिंदाबाद, तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि समाज में जो पीछे लोग हैं उनका हिफाजत करना। नहीं, जो सत्ता में लोग हैं, चाहे वो किसी भी वाद से हो, ये वाद के लफड़ा और वाद के झगड़े जो है ना, उस व्यक्ति को नहीं समझ में आता है जो भूखा है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास शिक्षा स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वो तमाम वादों से ऊपर होता है। इसलिए उनको वाद मत समझाइए, उनको वाद मत बताइए, यह जरूरी भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको इस आरोप से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है कि समाज के जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान करना। उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो समाज में बढ़ गए हैं और अब अपने साथ समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको साथ लेकर चलने का। अभी देश में राजनीति होती है, राजनीति में जाति को लेकर कई तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। कई बार जो है सो दलित जाति से जो नेता जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है उसके जो नेता हैं, उसके बाद जो है सो हम सेकुलर के जो नेता हैं, तो ये तमाम लोग कहते हैं कि हम इस जाति के नुमाइंदे हैं और इन जातियों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी के समय में सुप्रीम कोर्ट में एक जो जातिगत आरक्षण है उस पर सवाल खड़ा किया जाए, ऐसे कठिन परिस्थितियों में ये लोग चुप बैठे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, चुप लोग नहीं बैठे हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से सुझाव आया है वो वर्डिक्ट नहीं है, फैसला नहीं है और निर्णय नहीं है। एक सुझाव आया है कि दलित जातियों के बीच में भी और क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो इस पे ऐसा नहीं कि चुप हैं लोग। अभी तक 4 लोगों का, 4 बड़ी पार्टियों का इस पे राय आ चुका है। किन किन का आया है? सबसे पहले बीजेपी का, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। उसके बाद स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव जी का, मतलब राष्ट्रीय जनता दल का आया है निर्णय, राय आई है। और फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनका,
और फिर उसके बाद स्टालिन का द्रमुक द्रविड़ मुनेत्र कशगम। इन 3 पार्टियों का स्पष्ट आया है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम का कहना यह है, स्टालिन जी का, कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करते हैं। साथ ही बिहार की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, लोजपा और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों का कहना है कि नहीं, इस तरह का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और बीजेपी का भी स्वागत करना है कि यह निर्णय सही है। वो ऐसे, उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के रैली में चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि नहीं, वर्गीकरण होना चाहिए, हम आपका हक दिलाकर रहेंगे। हमारे नेता राजू जी हैं, आप भाषण कटिंग देख सकते हैं, वो इसी चुनाव का है। हमारे नेता राजू जी हैं, मैं राजू जी का सेवक हूँ, ये हमारे नेता हैं। अब प्रधानमंत्री का एकमात्र भाषण आज तक ऐसा देखे होंगे कि किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यही हमारा नेता है। तो उनका इशारा यह था। साथ ही प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि आपको यह हक मैं दिलाकर रहूंगा, इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे। तो ये जो तमाम चीज देखे हैं ना, और जो कमेटी भेजी है सरकार ने और जो निर्णय आया है, और यहाँ तक कि सरकार के पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने भी पक्ष रखा है इस वर्गीकरण का। इसलिए बीजेपी इस निर्णय के साथ है। वो भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले या ना बोले, इस निर्णय के विरुद्ध में अभी सिर्फ और सिर्फ स्टालिन है और कोई नहीं है। हम अपने दर्शकों के लिए बताते चले कि 2019 के पहले, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी जिस संगठन की अनुसांगिक इकाई है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि जो वर्तमान में आरक्षण की प्रणाली है, उससे है सो लोगों को भला नहीं हो पा रहा है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। एक बात आप बताइएगा कि जो आरक्षण इस देश में लागू किया गया है, वो क्या आर्थिक आधार पर किया गया है या समय, मतलब उसका क्या सिस्टम है, किस लिए किया गया था, और उससे क्या बदलाव होने की उम्मीद की गई थी? आरक्षण का जो आधार है ना, वो सामाजिक है, ठीक है, और आर्थिक बिल्कुल नहीं है। देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण सिर्फ एक ही बार मिला है, जो भारत के संसद ने 48 घंटे के अंदर में पास कर दिया। वह आरक्षण है EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसको सामान्य भाषा में लोग सुदामा कोटा भी कहते हैं। नहीं, मैं नहीं कहता सुदामा कोटा, वो अच्छा वर्ड नहीं है। वो कौन से सुदामा, इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद और फर्जी बातें हैं। सुदामा कोटा वगैरह नहीं बोलना चाहिए। यह समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटता है, और जो संवैधानिक प्रक्रिया होता है समाज को बांटने की नहीं होती है, वो समाज जोड़ने की होती है। नहीं अगर होती है तो संवैधानिक तरीके से हमें समाज जोड़ने की बात करनी चाहिए। सुदामा कोटा अच्छा वर्ड नहीं है, आप मत बोलिएगा, मैं भी नहीं बोलता, उसका प्रचार भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं जानता हूं जो बहुजन कहे जाने वाले लोग हैं वो सुदामा कोटा यूज करते हैं, अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात कि EWS आरक्षण ही भारत का एकमात्र ऐसा आरक्षण है जो आर्थिक आधार पर है। बाकी जितने भी आरक्षण है वो सामाजिक आधार पर है। तो अपने देश में आरक्षण का बंटवारा जो है वो सामाजिक आधार पर ही है। बाद में इसमें यह देखा गया कि सामाजिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ लोग जो बढ़ गए हैं, बाकी लोग छूट गए हैं। अब आरक्षण के आधार जो भी मिलेगा उसमें तो कुछ बढ़ेंगे कुछ छूटेंगे ही। तो फिर उसके लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई, जो OBC में डाला गया। तो OBC में क्रीमी लेयर का व्यवस्था किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आर्थिक आधार पे किसी को घुसा दिया जाएगा। जैसे इसमें OBC में लाला जाति को नहीं डाला जा सकता है, ब्राह्मण को नहीं डाला जा सकता, राजपूत को नहीं डाला जा सकता है, लेकिन EWS का तो आधार ही आरक्षण है। तो यह तो आरक्षण का जो मूल ढांचा है उस पर ही कुठारघात है, उस पर ही हमला है। जिस दिन संवैधानिक अवलोकन जो है, संवैधानिक पुनरीक्षण है, यह शुरू होगा और बढ़िया से बैठेंगे लोग जज और ईमानदारी से बैठेंगे तो EWS कोटा खत्म हो जाएगा, जो कि आरक्षण के विरुद्ध में है। यह समझना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि जो इस देश में आरक्षण लागू हुआ वो कहीं ना कहीं समाज में जो वर्गों के बीच में विभेद था, चाहे वो जाति आधारित हो, अनटचेबिलिटी हो, या लोग समाज में कहता था कि ये जाति पिछड़ी जाति है तो उसके सम्मान में अंतर होता था, तो इन चीजों को लेके है सो आरक्षण लाया गया। लेकिन वर्तमान में जो कहा जा रहा है कि जिसके पास पैसा हो गया, जो पावर में आ गया, उसको अब आरक्षण की सीमा से हटा दिया जाना चाहिए। तो जो आरक्षण का जो लक्ष्य था, क्या वो इससे पूरा हो जाएगा? नहीं, सबसे पहली बात देखिए, देश निर्माण की प्रक्रिया में आरक्षण एगो छोटा सा टूल्स है। ठीक है, इसको ये होना चाहिए, इससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। छेड़छाड़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह न्यायिक पुनरीक्षण की बात है और हमारे संसद उसको तय कर लेगा। लेकिन आप समझते हैं ना कि जैसे जनरल लोग बताते आरक्षण से हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। आरक्षण देश निर्माण की, जो देश का निर्माण हो रहा है हमारा, और न्यायिक तरीके से हो, इसके लिए आरक्षण एक छोटा सा टूल्स है। जैसे मान लिया कि अगर हमारी पूरी शक्ति 100 रुपए की है तो आरक्षण उसका निर्धारण सिर्फ 1 रुपया है, 99 रुपया
और पूर्ति करने के लिए हमें और अन्य तरीके अपनाने होंगे जो संविधान ने बताया है, वो अभी तक किया नहीं गया है देश में। इसीलिए यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और तमाम तरह की विषमताएं हैं। इसलिए आरक्षण को बड़ा इशू मत बनाइए ज्यादा कि आरक्षण जो है समाज को एकदम से बदलने की बात कर देगा या बदल देगा। हाँ, बदलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया जो है एकदम छोटा सा ही स्थान रखेगा। उसके अलावा और भी चीजों को साथ में लेकर हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो संविधान ने व्याख्या किया है और तमाम उसके लिए अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया है कि किस तरह से जो देश में पीछे छूट गए हैं लोग, उनको वो किस तरह से मुख्य धारा में आएंगे। तो यह समझने वाली बात है कि आरक्षण को ज्यादा बड़ा इशू मत बनाइए। यह मत समझिए कि आरक्षण जिसको मिल गया या दिया जा रहा है उसको कुछ विशेष चीजें दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। उनको और भी ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए जो समाज में पीछे रहे। सोचिए कि इस देश के, आप प्रधानमंत्री कहीं आंकड़ा है ना कि 80% लोगों को हम अनाज देते हैं। 80 करोड़ लोगों को है सो अनाज दिया जाता है। 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं हम, तो इसका मतलब 80 करोड़ माने समाज से पीछे हुए लोग हैं। तो उनके लिए सिर्फ अनाज की व्यवस्था से नहीं सुधरेगा काम, उनके लिए और भी अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था अलग से किया जाए, उनके लिए जो है शिक्षा की स्पेशल व्यवस्था किया जाए। उनके बच्चे जो हैं जन्म से ही कुछ ऐसा जो है एक तरह से कुछ आर्थिक मदद किया जाए, तब व्यवस्थाएं। अब 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज देके तो देश का निर्माण नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना कि 80 करोड़ लोग हम अनाज देते हैं, हमको बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री रैलियों में पूरा चिल्ला के बोले कि मैं तो 80 करोड़ लोगों, ये तो सरकार की विफलता है कि आपने उनके हाथों को काम नहीं दिया, उनको उस लायक नहीं बनाया कि वो आज भी लाइन में लग कर दिन भर बर्बाद करके सिर्फ 5 किलो अनाज लेके आते हैं और उससे पूरे महीने का है सो अपना खर्च। ये तो सरकार की विफलता है। नहीं, सरकार की विफलता हम नहीं कहेंगे। तो फिर सरकार की यह विफलता है तो फिर सफलता क्या है? तो सोचिए कि अगर 80 करोड़ लोगों को नहीं, ये आंकड़ा तो कम होना चाहिए ना। जो गरीबी का प्रतिशत है, कोई भी सरकार बनती है तो कहती है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी का प्रतिशत बढ़ता चला जाता है, उसको अनाज पर निर्भर होने के लिए मजबूर। ये तो मजबूरी का नाम है। आंकड़ों के खेल में मत जाइए। अभी जो अनाज दिया जा रहा है वो बहुत जो है एक तरह से जमीनी वर्क है, उनको मिलना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमको 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो शिक्षा चाहिए, 20 किलो रोजगार चाहिए और 30 किलो जो है और बुद्धि चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बाकी सरकारें क्या कर रही थी? वास्तव में अभी अनाज के अलावा मैं और चीजों की डिमांड करता हूँ। जो लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ अनाज देना जो है बंद कर दीजिए, वो बहुत बंद करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर लेने वालों की संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ग अनाज को भी नहीं ले पा रहा है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीजें हैं उसको कैसे हासिल कर पाए? सवाल तो है और दिक्कत है, ये सवाल है, दिक्कत है। इसके निदान के लिए हमारे जो है संसद या जो इनका कोई कमेटी बनता है तो इस पर बात करना चाहिए। अब तो प्लानिंग कमीशन भी ढंग से देश में काम नहीं करता है। योजना आयोग की बुरी स्थिति देख रहे हैं, जो राज्य के साथ कुछ टचिंग मामला ही नहीं है। योजना आयोग को तो भंग कर दिया गया और नीति आयोग बनाया गया। ये नीति आयोग का दुर्भाग्य देखिए ना कि भारत के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बंगाल और बिहार 2 बड़े राज्य हैं। ये प्लानिंग कमीशन में बैठे हुए, नीति आयोग की बैठक में बैठे ही नहीं। नीतीश कुमार गए ही नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा माइक ही बंद कर दिया गया। तो नीति आयोग किनके लिए नीति बनाती है, कैसे बनाती है, यह तो देश को, नागरिकों को भी समझ में नहीं आना चाहिए और हम जैसे एक्टिविस्टों को भी और पत्रकारों को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज जानना चाहेंगे चलते चलते कि इस देश में जातिगत जनगणना को लेकर खूब सवाल उठा, कई पार्टियों ने है सो उसके आधार पर वोट भी मांगने का काम किया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे अगर सरकार में आ जाएंगे। तो इस जातिगत जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्यों जातियां लोगों की जानी चाहिए, क्यों गिनी जानी चाहिए? नहीं, जाति जनगणना सिर्फ जाति गिनने और जानने का विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, मैं रंजन यादव जान जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और आप अनिल द्विवेदी हैं, अनिल विद्रोही हैं, तो विद्रोही द्विवेदी जाति जानने से समस्या का निदान नहीं होगा। समस्या का निदान ये होगा कि रंजन यादव के पास केगो मोटर गाड़ी है, रंजन यादव के परिवार में केगो हीरो हीरोइन बन गया, रंजन यादव के परिवार में केगो अडानी अंबानी बन गया, और अनिल द्विवेदी के यहाँ केगो कार है। ये माइक पकड़ रहे हैं तो क्यों पकड़ रहे हैं, कहाँ से पकड़े हैं, क्या व्यवस्थाएं थी इनकी, ये माइक पकड़ने पे इनको कितना आर्थिक आमदनी हो रहा है, इनके घर में चापाकल है कि बोरिंग है कि समरसेबुल लगा हुआ है कि कहीं और झरने से पानी आता है, यह विषय है जाति जानने का। तो सिर्फ जाति जनगणना ये नहीं है कि जाति जनगणना में आप उनका आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे कि जातियों के पास कितने संसाधनों पर अधिकार। हाँ, यह जानना जरूरी है। जैसे कि एक सवाल यह उठती है, लेकिन अभी के समय में लोग कहते हैं कि जाति हम जानेंगे, जाति का संख्या देखेंगे, जाति किसकी क्या है यह पूछेंगे। लेकिन जब संसद में यही सवाल जब उन पार्टियों से पूछा जाता है कि आप जब जाति लोगों से पूछने के लिए चले हैं, जाति गिनने के लिए चले हैं, तो आपकी जाति क्या है ये आप बता दीजिए, इस पर राहुल
गांधी जी भड़क जाते हैं, इस पर अखिलेश यादव भड़क जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, दोनों बातों को समझना पड़ेगा। वीडियो आपने देखा है? जी बिल्कुल, पूरा देश देखा है। अनुराग ठाकुर जी ने सवाल किया था। तो अनुराग ठाकुर ने क्या सवाल, अनुराग ठाकुर ने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात करते हैं, ये एग्जैक्ट वक्त था जी, कि जिसका जात का नहीं पता हो जाति जनगणना की बात। उन्होंने व्यंग किया था, लेकिन व्यंग नहीं था, उनकी माँ को गाली था। सीधा स्पष्ट बात है, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की माँ को गाली दिया कि तुम्हारी जात का, जैसे मैं पूछूं कि रे अनिल तो जात के पता हो का हंस तो यह गाली हो जाएगा। मैं पूछूंगा कि अनिल विद्रोही भाई, आप नाम तो विद्रोही लिखते हैं, आपका जाति क्या है, तो यह आदर से बात है। आप कहेंगे कि नहीं मैं अनिल द्विवेदी हूँ। मुझसे दोनों सवाल, जो सवाल पूछने का टोन था उस पर आपत्ति थी लोगों की, नहीं उससे आपत्ति क्या, वो तो बिल्कुल एक तरह से कानून के नजर में ये तो अच्छा बात है कि संसद से उस चीज को हटा दिया गया और रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ये इसका मतलब है कि उनकी ही पार्टी के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो सवाल पूछा वो संवैधानिक नहीं था, जो संसदीय भाषा होनी चाहिए वो नहीं। देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा, वो एक तो भाषा संसदीय थी तभी तो संसद से निकाला गया। जगदम्बिका पाल उस टाइम स्पीकर थे और इस चीज को निकाल दिया गया संसदीय से। यह पक्का पता चलता है कि अब बात असंसदीय थी। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा कि मैं उनसे माफी की कोई गुजारिश नहीं करता हूँ, हमें नहीं उम्मीद नहीं है कि अगर वो माफी जो मैंने मांगते हैं तो हमको जरूरत नहीं है, वो अपना बोलते रहे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर बात असंसदीय है और राहुल गांधी अगर अवमानना का नोटिस जारी करते हैं तो इस आधार पर अनुराग ठाकुर को सजा होगा। याद रखिएगा, संसद की सदस्यता भी जा सकती है, संसद की सदस्यता, कुछ भी जेल भी हो सकता है इनको, यह बात है। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि राहुल गांधी को उन्होंने कहा है इसलिए कोई बात है, हम आपको कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे एक बार दानिश अली जी को कह दिया गया था कि कटुआ है, ये है, और इस तरीके से सांसद के सदस्य को भाजपा के ही नेता ने कहा कि अपमानित करने का काम किया। हाँ बिल्कुल। तो यह अनुराग ठाकुर जो बोले हैं ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा है। वो बिहार चुनाव में आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के तो डीएनए में ही गड़बड़ी है। नीतीश कुमार के जो डीएनए में गड़बड़ी की बात किए हैं तो असल में नीतीश कुमार को गाली दिए थे वो। जैसे अब डीएनए में किसी का गड़बड़ी बोलना मतलब उसके माँ बाप के जन्म देने में गड़बड़ी, पता नहीं कि नीतीश कुमार इनका डीएनए उनके माता पिता से नहीं मिलता होगा या वर्ण संकर है, इस तरीके। हाँ वर्ण संकर होंगे। पहले तो वर्ण संकर जैसी कुछ विज्ञान में बातें नहीं होती है, किसी के माँ और बाप एक ही हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी हो, दुनिया का कोई भी जो बायोलॉजिकल में गड़बड़ी करने का मतलब यही हो गया कि आप उसको गाली दे रहे हैं। कोई भी जो बायोलॉजिकल प्राणी है ना उसका डीएनए एक ही होगा और किसी का ही होगा, ठीक है। नॉन बायोलॉजिकल हो तो अलग बात है, आजकल अपने देश में नॉन बायोलॉजिकल लोग भी चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को इन्होंने गाली दिया था बिहार में। उसके बाद क्या हुआ, बिहार में लोग सैंपल भेजने लगे, सब यहाँ पे डीएनए का सैंपल भेजने लगा। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर इस संसद में बात बोले हैं और उनके बोलने के 3 घंटे बाद ही नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं कि हमारे ओजस्वी युवा सांसद ने अपनी बात जो है बहुत प्रखरता और मुखरता से रखा है। तो उनका जो एनर्जी मिला है वो नरेंद्र मोदी जी से मिला है। तो यह कहना कि बोल दिए हैं इनको ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल भाजपा का प्री प्लान है और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी का प्लान है कि मामलों को डाइवर्ट करना ताकि उनके ऊपर संकट जो है कम रहे। और राहुल गांधी ने कह भी दिया है कि मैं जब तक रहूंगा ना वो आएंगे नहीं, वो जब तक मैं संसद में हूँ तब तक वो आएंगे नहीं, मैं उनको आउट कर दिया हूँ। तो इस तरह से बातों से भी सोचते हैं कि नहीं, राहुल गांधी का जो पहले का इमेज था कि पप्पू बना के रखना है या पप्पू हैं ये, उसको फिर से एक तरह से एस्टेब्लिश करने के लिए अनुराग ठाकुर का एक छोटा सा भूमिका दिया गया। दुर्भाग्य यह है कि यह भूमिका भी उनकी फेल कर गई, मुंह की खानी पड़ी। तो इस तरीके से दर्शकों ने आपने देखा कि संसद में किस तरीके से बातों को ट्विस्ट करके आपको समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसी संसद में उन बातों को काट दिया जाता है और हटा दिया जाता है कि अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही वो असंसदीय थी, संविधान विरोधी थी और किसी एक व्यक्ति का अपमान करने का, न कि जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कोई सार्थक चर्चा छेड़ी थी। तो इस तरीके से इस देश में जो राजनीति हो रही है उस राजनीति पर एक युवा को और एक समाज को और एक आम नागरिक को नजर बनाए रखने की जरूरत है और हर एक पहलुओं पर एक अपना विश्लेषण और अपना दृष्टिकोण क्लियर करने की जरूरत है, जिससे हमारे देश में एक बेहतर और मजबूत लोकतंत्र स्थापित होगा। और इस तरह का प्रयास हर व्यक्ति को अपने स्तर से करना होगा। अकेले रंजन यादव या द सोशलिस्ट की जो टीम है या इनके जैसे काम करने वाले अन्य राजनीतिक या सामाजिक संगठनों के द्वारा अकेले प्रयास से नहीं होगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ। आपने अपने कीमती समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।